पगडंडी प्रेजेंट्स रंगभूमि, जहां होगी जमीनी मुद्दों की बात। उत्तराखंड में चुनावी हलचल जारी है और हर नया दिन ये सवाल लेके आ रहा है कि आखिर 2022 के चुनाव का नतीजा क्या होगा, या कहना चाहिए कि वो कौन से विधायक होंगे जो आपके क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। नमस्कार, मैं श्वेता पंत और आप देख रहे हैं पगडंडी। तो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए पगडंडी की टीम आज पहुंची है मनोज पाठक जी के पास, जो वर्तमान में उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रांत विस्तारक प्रमुख हैं और जिन्होंने कालाडूंगी विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी सामने रखी है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका पगडंडी में। धन्यवाद। मैं पगडंडी समूह का बहुत आभार व्यक्त करूंगा। एक अच्छी पहल आपने की है स्वच्छ राजनीति के लिए। उत्तराखंड के विकास में मुझे लगता है अच्छे लोग आए, इस सबको समाज के बीच में ले जाने के लिए बहुत अच्छी पहल की है। इसके लिए आपका आभार। धन्यवाद सर। तो सर, सबसे पहले और मेरा सवाल आपसे ये रहेगा सीधा सीधा कि आपका राजनीतिक सफ़र अगर हम जनता को बताएं तो आप उसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए, शुरुआती दौर पर मैं जिन दिनों पढ़ाई करता था, पढ़ाई करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की एक लहर आई, वेव आई। उत्साह में मुझे उस आंदोलन में भागीदारी करने का मौका मिला। तत्पश्चात युवा मोर्चे की राजनीति में एक दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता से मैंने अपना राजनीतिक सामाजिक जीवन शुरू किया। मंडल में उपाध्यक्ष रहा, जिले में मंत्री रहा, जिले का महामंत्री रहा, जिले का अध्यक्ष रहा, प्रदेश में उपाध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय कार्य समिति में मेंबर रहते हुए मध्य प्रदेश, JNK और अन्य प्रदेशों में बहुत सारे प्रभारी के रूप में भी और चुनाव प्रबंधन के रूप में काम करने का मौका मिला। बहुत कुछ सीखा। अंततः मैंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से कहा कि मुझे मेरे प्रदेश में काम करने का मौका दिया जाए। तो पिछली बार जिस समय 57 विधायकों में भारतीय जनता पार्टी सीट लेकर यहाँ पर आई थी, तो एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पर इस प्रदेश ने विश्वास किया, प्रदेश की जनता ने। उस समय पूरे संगठन के प्रदेश की योजना में प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख के नाते प्रशिक्षित करने कार्यकर्ताओं को, वो चाहे जिला स्तर के हों, प्रदेश स्तर के हों, हमारे माननीय प्रतिनिधिगण हों, सबको प्रशिक्षित करने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी वर्तमान में विस्तारक योजना के निमित्त 70 की 70 विधानसभाओं में किस तरह से बूथ प्रबंधन के माध्यम से अब की बार 60 के पार हम सब कर पाएंगे, उस योजना में मैं काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ ही कालाडूंगी विधानसभा में भी मैंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से कहा है कि मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे अवसर मिले तो निश्चित कुछ कर गुजरने की तमन्ना है। जी सर, आपने अपने अनुभवों का हमें एक वो दिया, आपने एक परिकल्पना हमें दी कि आपने ये सारी चीज़ें की हैं। सर, इतना अनुभव होने के बावजूद अभी तक आपको वो जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपी गई आपके हिसाब से? मुझे लगता है मेरे पार्टी ने मुझे काम करने का बहुत मौका दिया, बहुत सारे अवसर दिए। ये अनुभव यदि मध्य प्रदेश के प्रभारी जैसे बड़े दायित्व पर संगठन में काम करने का मौका मिला और अन्य प्रदेशों में भी भेजा, तो वहाँ से मैंने जो अनुभव गेन किया, मैं अब उसको यहाँ प्रत्यारोपित करना चाहता हूँ। और ये पहली बार मैं अवसर मांग रहा हूँ अपने नेतृत्व से कि हाँ, मुझे कुछ न कुछ सरकार में भागीदारी करते हुए यहाँ के प्रतिनिधि के तौर पर यदि बनाया जाता है तो कुछ करना चाहता हूँ। और सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज की राजनीति में जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक युवा नेतृत्व है, दूरदर्शिता के हिसाब से जो आवश्यकता है आज की तारीख में, उत्तराखंड के निर्माण के बाद बहुत सारी चीज़ों में हमें लगता है कि तेज़ी आनी चाहिए थी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो। लेकिन चंद दिनों में आपने देखा होगा पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में पदासीन हुए, एक युवा नेतृत्व को जिस तरह मिला और उनको युवा टीम चाहिए और सब लोग मिल कर के द्रुत गति के साथ आने वाले 20 साल 25 साल उनको देखते हुए हम अपनी योजनाओं को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और बहुत सारी चीज़ों को हमें करने का मन होता है। उदाहरण के तौर पर इस हल्द्वानी क्षेत्र की बात कहें, जैसे मुझे दिखाई देता है कि नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाते हुए और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार के द्वारा जिस विजनरी संकल्प के साथ धरातल के एक ग्रास रूट के व्यक्ति को देखते हुए जिसके पास बिजली नहीं है, उदाहरण के तौर पर
सौड़ एक गांव है, उस गांव में 7 घर ऐसे थे जहां बिजली ही नहीं थी, लेकिन 50 पोल लगते थे बिजली के। आज पर्यंत तक देखा नहीं गया। सौभाग्य योजना आई मोदी जी की, उन्होंने कहा एक एप्लीकेशन देने में निःशुल्क उन पोलों की बरसात हो गई, बौछार हो गई। ऐसे हमारे पर्वतीय क्षेत्र में न जाने कितने गांव और कितने तोक थे जहां पर निःशुल्क बिजली लोगों को मिल गई। उज्ज्वला योजना की बात करें, घर घर चूल्हे की बात करें, बहुत सारी, अभी जैसे जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल और हर नल में जल की परिकल्पना को साकार करने के लिए 2024 तक मोदी जी ने ये योजना बनाई है, भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, कि सबको पानी पहुंचाएंगे। लेकिन बहुत जगह ऐसा है, आज भी हमको देखने की आवश्यकता है कि सिर पर ढो करके पानी ला रहे हैं लोग। अब हमारा प्राथमिकता के तौर पर यह काम बनता है कि जिनके पास पानी नहीं है, उस योजना के माध्यम से हम पानी को 2024 तक पहुँचाएँ, और पहुँचने के साथ साथ जहाँ पानी का फ्लो कम है, मोटर के माध्यम से बहुत सारे क्राइसिस ऐसे रहते हैं, तो मोदी जी ने कल्पना दी है, पैसे की धन का कोई कमी है नहीं, लेकिन धरातल पर ग्रास रूट पर हमारे प्रतिनिधि लोग यदि देखेंगे या हमको देखने का मौका मिलेगा तो हर घर नल, हर घर जल वहाँ पहुँचेगा और बिना किसी मोटर के 35 मीटर हाइट तक पानी पहुँचेगा। इस परिकल्पना को साकार करते हुए छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी योजनाएँ हैं जिनको हम धरातल पर उतार सकते हैं। सर, आपने नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं की बात की, तो अभी तक भी यहाँ पे काफ़ी भाजपा की पकड़ रही है उत्तराखंड राज्य में या फिर कालाढूंगी या हल्द्वानी क्षेत्र में, तो आज तक उन पे काम क्यों नहीं हो पाया और आप इन योजनाओं को किस तरीके से साकार कर सकते हैं? मुझे लगता है कि युवा नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी जी जिस जोशो खरोश के साथ काम कर रहे हैं, और हम सब लोग मिलकर के उनको धरातल पर उतारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। परिपूर्ण तो होता नहीं है कोई, बहुत सारे प्रयास हमारे पूर्व प्रतिनिधियों ने किए होंगे और अब तक उन्होंने जो किया है वो भी अच्छी बात है, लेकिन और द्रुत गति से हम यहाँ पर काम करेंगे आगे। जी सर, कालाढूंगी जो क्षेत्र है या विधानसभा है, यहाँ से भाजपा के कई बड़े चेहरे हैं जिन्होंने आज से पहले भाजपा को जीत दिलवाई भी है और जो अच्छे खासे नाम हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। ऐसे में आपने अपनी दावेदारी सामने रखी है, कितना आसान और कितना मुश्किल लगता है आपको ये सफ़र या टिकट मिलने का जो एक अभी कहना चाहिए कि कंपटीशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, हलचल चल रही है, क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे लगता है मेरे कार्यक्षेत्र में समाज के बीच में जैसे मैंने काम किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हम कहें, एक छोटा सा लोकमणि दुमका सेवादीप निकेतन पुस्तकालय यहाँ पर लाइब्रेरी रन करती है। उस लाइब्रेरी से आज पर्यंत तक, यानी वो 24 फरवरी 2016 में उसका इनॉग्रेशन हमने किया था, लोकार्पण, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में वो लाइब्रेरी रन होती है। संयोजक के रूप में मैं उसमें काम करता हूँ, लेकिन तब से लेके आज तक उसमें 1 IAS, 2 PCS, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर, 13 LT, 8 सेना के CDS में, 38 बैंक PO और 2 नीट के माध्यम से डॉक्टर। पंतनगर यूनिवर्सिटी का यदि एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो हमारी लाइब्रेरी से फर्स्ट तो कोई दिल्ली के होते हैं, सेकेंड और थर्ड वो हमारी लाइब्रेरी से होते हैं। बहुत सुकून भरा ये परिणाम है और इस द्रुत गति से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है ऐसे नौजवान जो अपनी प्रतिभा को निखारते हुए अपने भविष्य को बनाने के लिए कोटाबाग क्षेत्र, जहाँ पर युवा है बहुत सारे, बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रतिभाएं भी हैं वहाँ पर, लेकिन उनको निखारने के लिए या तो उनको हल्द्वानी आना पड़ता है या रामनगर वो जाते हैं, या बहुत सारे जिनके पास अपना अर्थ का संसाधन ठीक है तो दिल्ली निकल जाते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं है। तो वहाँ भी एक लाइब्रेरी उत्तरांचल उत्थान परिषद के तत्वाधान में हमने खोली है। साथ ही आपने देखा होगा भरत दास जी हैं जस फार्म, उन्होंने भी अपनी 1100 स्क्वायर फीट जगह जो है देने का वादा किया है उत्तरांचल उत्थान परिषद को हमको कि आइए मनोज जी, आप भी, आपका ग्रुप वहाँ भी एक लाइब्रेरी बनाए। तो शिक्षा के क्षेत्र में अलग से एक पहल यहाँ पर हो रही है। मुझे लगता है नौजवान सब लोग मिल करके सामाजिक रूप में हम लोग अलग कुछ करेंगे। साथ ही कोरोना काल की बात यदि करते हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ से पलायन करके अपनी आजीविका को कमाने के लिए दिल्ली में या बाहर अन्य प्रदेशों में थे, वो वापस आकर के यहाँ पर लौटे। उनके धनाभाव के कारण उनकी आर्थिकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तो हमने छोटे छोटे, चाहे वो मोमबत्ती निर्माण की बात करें, चाहे वो उत्तराखंड की हमारी संस्कृति कला को जीवंत रखते हुए ऐपण युक्त बहुत सारी चीज़ों के उत्पादन की बात करें, इनमें महिलाओं समूह को जो है साथ में लेकर के
मोमबत्ती बनाने के छोटे छोटे उद्योगों के रूप में, चाहे मास्क के सिलाई का प्रशिक्षण, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें की हैं जिसमें लोग अपने जीवन यापन के लिए बहुत जो आवश्यकीय चीज़ें होती हैं वो 10-12 हज़ार रुपया, 15 हज़ार रुपये तक अपना आर्थिकी को ठीक कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे काम किए हैं, तो उस दिशा में भी हम लोग सोच रहे हैं। जी सर, जब शुरुआत की थी हमने आज की बातचीत की तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, स्वच्छ राजनीति। आपको क्या लगता है कि जो राजनीति अभी चल रही है राज्य में, क्षेत्र में या फिर देश में, उसमें और जो आपने बोला स्वच्छ राजनीति, क्या फ़र्क है दोनों चीज़ों में? मुझे लगता है कि तत्काल वोट पा करके यदि वोटर की तुरंत स्वार्थ पूर्ति कराते हुए वोट हासिल कर लिया जाए, उसके बाद क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदारी से कोई प्रतिनिधि काम नहीं करता है। वो केवल अपने वोटों को, समीकरण को साधते हुए कि मैं इतने में जीत पा सकता हूँ और उनके व्यक्ति विशेष की स्वार्थ पूर्ति करने में अपने पद का उपयोग करते रहें, तो वो मुझे लगता है कि न्याय नहीं है। एक तरह से सर्वांगीण विकास की बात हो, हर वर्ग के विकास की बात हो, हर क्षेत्र में विकास की बात हो और बराबर विकास की बात हो, उसके लिए यदि सतत प्रयासरत सब लोग रहेंगे तो वही न्याय होगा और वही एक स्वच्छ राजनीति का अलग से पर्याय बनेगा। जी सर, अभी कालाढूंगी में जो हमें कहना चाहिए कि मैक्सिमम एरिया है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, उसके लिए जो आपका एक मेन मुद्दा है वो आप किस मुद्दे को सामने रख के चल रहे हैं कि यहाँ के उसके विकास के लिए आप जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले यदि 15-20 वर्षों को हम देखते हैं तो कालाढूंगी क्षेत्र में हॉस्पिटल की बात ही दिक्कत है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कें, ये जो आवास वहाँ पर लोग रह रहे हैं या जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है वहाँ पर, और बढ़ते हुए आने वाले 20 वर्षों को देखते हुए जो सड़कें हमारी बहुत संकीर्ण हैं, आगे आने वाले समय में माना 12 फीट की कोई सड़क होती है, 16 फीट की कोई सड़क होती है, तो 25 वर्ष बाद तो उसका बहुत वहाँ पर रहना बड़ा दूभर हो जाएगा, आबादी बढ़ेगी। तो आज ही उसको कैसे हम बढ़ा सकें, किस तरह से 25 वर्ष बाद का जो चित्र हमारा होगा उस नक्शे को हम अपने दिमाग में फिट करते हुए, माना कोई प्रतिनिधि जीतता है 5 वर्ष के लिए, माननीय विधायक के रूप में स्थापित होते हैं, तो पहले वर्ष में हमको किन किन कामों को करना चाहिए और किन कामों को हम अपने दिमाग में रखते हुए 5 साल में 5 साल की योजना, 2 साल की योजना या आगामी आने वाले समय में 10 वर्षों में कोई बड़ी योजना हम बना रहे हैं, तो दूसरे दल के लोगों को भी हम साथ में बैठा करके एक परस्पर वहाँ के क्षेत्र के हित की बात को करते हुए उस योजना को एप्लीकेबल कराने का यदि प्रयास हम करते हैं कि उसको क्रियान्वयन कराने का, मुझे लगता है वो सार्थक रहेगा। जी सर, अभी तो टिकट नहीं मिला है, अभी हमें कहना चाहिए कि बातचीत चल ही रही है, अभी बहुत लोग चाह रहे हैं कि उन्हें भी मिले और ये तो चलता रहेगा, राजनीति का हिस्सा है। लेकिन सर, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, तो आपकी एक क्या रणनीति रहेगी? आप इसी सोच के साथ आगे काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, या आप चाहेंगे कि आप निर्दलीय लड़ें, आप अपने लोगों के बीच में रहें, क्योंकि आपने इतने काम किए हैं, लोग आपको जानते हैं, तो आपको क्या लगता है, आपका क्या डिसीजन रहेगा? मुझे लगता है राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करते हुए हम सब यहाँ बड़े हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतने अवसर काम करने के दिए हैं, और यदि यहाँ की जनता का अभिमत होगा, उनकी मंशा होगी, तो जनता की मंशा का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी सर, आखिरी सवाल आपसे मैं करती हूँ कि अगर आपसे हम बोलें कि जनता को आपने कोई ऐसा मैसेज देना है या उन तक अपना कोई ऐसा संदेश पहुँचाना है जिससे कि वो आपको विधायक के रूप में देख सकें, या अगर आपको टिकट मिलता है तो आपके साथ खड़े हो सके, तो वो एक संदेश क्या होगा? निश्चित मैं कालाढूंगी विधानसभा के क्षेत्र की जनता से और उत्तराखंड की जनता से ये आग्रह करना चाहूँगा कि दूरदर्शिता के हिसाब से राष्ट्र प्रथम की भावना को रखते हुए हमारी भारतीयता, हमारी संस्कृति और हमारे क्षेत्र का एक समन्वय बनते हुए विकास कर सकने में जो लोग सक्षम हों उनको प्रोत्साहित करते हुए राजनीति में, क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए और अच्छी भावना जिनकी हो, स्वच्छ राजनीति की बात कही, स्वच्छता उसमें बरकरार रहे, ऐसे लोगों को यदि प्रोत्साहित करने का काम जनता करेगी तो निश्चित रूप से राजनीति अच्छी होगी। और युवाओं को विशेष तौर पर यदि प्राथमिकता देती है तो मुझे लगता है कि विकास की रफ्तार बढ़ेगी।
उसको लोग प्राथमिकता से यदि व्यवहार में लाते हैं तो निश्चित उत्तराखंड का ही नहीं पूरे देश का और भारत माता को परम वैभव पहुंचाने के लिए हम सब लोग संकल्पित होकर के एक साथ एक सूत्र में बंध करके भारत देश को आगे बढ़ा सकेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपके समय के लिए, आपकी बातों के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जनता से हम यही उम्मीद करते हैं कि आप तक सारे संदेश पहुंचे होंगे, सारी बातें पहुंची होंगी। आप बने रहिए पगडंडी टीम के साथ। हम हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे हम आप तक, आपके विधायक को पहुंचा सकें और आपकी मदद कर सकें 2022 इलेक्शंस में अपने राज्य के लिए, अपने क्षेत्र के लिए एक बेहतरीन पार्टी और एक बेहतरीन नेता चुनने के लिए। तो बने रहिए पगडंडी टीम के साथ, पगडंडी चैनल के साथ। धन्यवाद। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए पारंपरिक चक्की से पीसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, फ्रेश चक्की आटा, स्वाद वही जो